नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको वीडियोज़ पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना है कि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, या कुछ जो अन्य तथ्य रहते हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे, हम धर्मवीर भारती जी को पढ़ेंगे और धर्मवीर भारती जी के जो पंक्तियाँ रहेंगी वो आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करवा दी जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ में अगर आपने बिल्कुल ठान ही लिया है कि आपको इस बार एक सीट चाहिए ही चाहिए, तो जो क्लासेज आप देख रहे हैं वो तो है ही, बीच बीच में इनका रिवीजन करते रहिए। और साथ ही में हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो पेड है। क्लासेस तो आपको सारी की सारी निःशुल्क हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसी में जो टेस्ट सीरीज है वो पेड है, लेकिन टेस्ट सीरीज एकदम नवीन है। पूर्व में हुई परीक्षाओं को आधार बनाकर सारे टेस्ट पेपर तैयार किए जा रहे हैं। और ये टेस्ट पेपर का मात्र इतना उद्देश्य नहीं है कि यहाँ से पेपर आएगा ही, उद्देश्य इतना है कि आप किन किन तरीकों को आयात कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस किस मेथड को अपनाया जाता है पेपर को सेट करने में। कहाँ से कथन उठा लिए जाते हैं, कहाँ से परिभाषाएं उठा ली जाती हैं, और हमें किस तरह से अपनी और आगे की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये जो टेस्ट पेपर है, 50 टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे इसमें, और 50 टेस्ट पेपरों के साथ में आप अगर देखेंगे कि जो रणनीति है वो बहुत विस्तृत है, बहुत डीप जाके आपको पेपर बना के दिया जा रहा है। और इसी में कथन, कारण, सब तरह के प्रश्नों से हम आपको परिचित करा रहे हैं। यानी कि परीक्षा में अगर आपको लगेगा कि हाँ हमें इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है कि एक्सपर्ट पूछना क्या चाह रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान होना, संज्ञान में आना चाहिए आपके कि हाँ यहाँ पे यदि एक्सपर्ट ने पूरा प्रश्न नहीं किया है तो यहाँ पे इसका उत्तर ये होगा। हर तरीके से आपको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, और जैसे ही आप तैयार हो जाते हैं तो जय सी बात है कि आप विजय ही होंगे। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज भी यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 50 टेस्ट पेपर है, प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। जैसे ही परीक्षा की तिथि निर्धारित हो जाती है उससे पहले, यानी कि परीक्षा से 10 या 15 दिन पूर्व आपके सभी टेस्ट पेपर आपको करा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही साथ आपको 10 से 15 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं, नहीं। एक समय अंतराल विशेष का ध्यान रख के आपकी सुविधाओं के अनुसार ही हम आपको टेस्ट पेपर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि विद्यार्थी को कितना डिप्रेशन होता है, किस तरह का भार उसके मस्तिष्क में चलता है। तो इस सब को देखते हुए प्रति सप्ताह हम आपको 2 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। बीच में 2 से 3 दिन भी आपको मिलते हैं अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए। जिन तथ्यों से संबंधित प्रश्न आपके गलत हुए हैं पूर्व के टेस्ट पेपरों में, आप उनको देखिए, उसके आधार पर फिर से नई रणनीति के साथ में फिर से देखिए। अगले टेस्ट पेपर में फिर कोई और नई रणनीति के साथ का आपको तथ्य मिलते हैं, आप उसके अनुसार फिर तैयारी कीजिए। इसी तरह आपकी तैयारी भी, हमारा उद्देश्य है आपको हर तरीके से पेपर कैसे बनता है वो तो तैयार कराना ही है, आपका जो पाठ्यक्रम है उसको भी पूर्ण रूप से हम आपके तैयार कराते हुए चल रहे। जिन भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हाँ किस तरीके से कितने हार्ड वर्क के साथ में मैम टेस्ट पेपर बना रही हैं। इसमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जिस भी कैंडिडेट को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, डेमो टेस्ट पेपर देखना है, वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, या एक और नंबर है वो हम आपको क्लास के अंत में देंगे। तो चलिए, लाइक, शेयर, कमेंट ये तो आप कीजिए या ना कीजिए, क्योंकि हम जब कहना मना कर, जब हम नहीं कहते हैं तब आप इसको मतलब नहीं करते हैं। ना तो आप लाइक करते हैं, ना क्लास शेयर करते हैं, और कमेंट तो आप करते ही नहीं हैं। ठीक है, अरे भाई मैं इतना मेहनत करती हूँ, कुछ तो ऊर्जा के रूप में मुझे दे दिया करो ताकि मेरी भी गाड़ी चले। क्योंकि आप जब कोई गाड़ी चलाएंगे तो उसमें पेट्रोल की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, आपको भी सांसों की आवश्यकता है कि नहीं है, तो मुझे भी थोड़ी ऊर्जा दे दीजिए। जो भी आप 2 शब्द लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, वो तो उसमें थोड़ी सी ऊर्जा हमें मिल जाती है आपके शब्दों से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम देखेंगे धर्मवीर भारती जी को। चलिए इनके विषय में जानते हैं, संक्षेपीकरण में ही जानेंगे। बात कर रहे थे धर्मवीर भारती जी की, करते हैं। जन्म हुआ है इनका 1926 ईस्वी में, कहाँ? इलाहाबाद के निवासी थे। निधन इनका 1997 ईस्वी में हुआ है धर्मवीर भारती जी का। बात कर लेते हैं काव्य संग्रह में। तो काव्य संग्रह में पहला है इनका ठंडा लोहा।
ठंडा लोहा 1952 का है। दूसरा है 7 गीत वर्ष 1959 का। तीसरा है कनुप्रिया 1959। कनुप्रिया 1959 का है, ठीक है। और इसी के साथ में कनुप्रिया के बाद में है सपना अभी भी, सपना अभी भी और 1993 का है। आद्यांत 1999 का है। मेरी वाणी गोरिक वासना, मेरी वाणी गोरिक वासना 1999 की है। ये इनके काव्य संकलन है। और काव्य संकलन में यदि बात करें तो सपना अभी भी की बात कर लेते हैं। इसमें देश विदेश से जो संबंधित कविताएं इन्होंने लिखी हैं उनका संकलन किया गया है। कनुप्रिया की बात करें तो ये राधा कृष्ण प्रेम को आधार बनाकर, यानी कि प्रेमोन्मुक्त जो कविताएं हैं वो कनुप्रिया में इनकी लिखी गई हैं, संकलित हैं, ठीक है। इसी के बाद में बात कर लेते हैं देशांतर और प्रेमथ्यु गाथा। देशांतर और प्रेमथ्यु गाथा लंबी कविताएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। अभी जो आप नए रचनाकारों को पढ़ रहे हैं इनकी कविताएं तो आप पढ़ ही रहे हैं, इनकी कविताओं में जो लंबी कविताएं हैं वो किसकी हैं या कौन सी लंबी कविता नहीं है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न का एंगल है वो किधर से भी घुमा देगा, ठीक है। और तो ये दोनों देशांतर और प्रेमथ्यु गाथा ये लंबी कविताएं हैं इनकी। अन्य कविताओं में बात कर लेते हैं। टूटा पहिया महत्वपूर्ण है। एक वाक्य, कविता की मौत, निराला के प्रति, उदास तुम, सांझ के बादल, बाण भट्ट, ये धर्मवीर भारती जी की कविताएं हैं जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण हमें लगी थी। पुनः देख लेते हैं, चलिए एक ही साथ देखेंगे। उपन्यास की बात कर लेते हैं तो उपन्यास में है गुनाहों का देवता 1949 का। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 का है। 11 सपनों का देश 1960 ईस्वी का इनके उपन्यास है। उपन्यास भी इनके तीनों ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें कथा क्षेत्र की, उपन्यासों का कथा क्षेत्र क्या है, तो ये सब हम आपको जब उपन्यास विस्तृत चलेंगे तब बताएंगे। कहानी संग्रह में बात कर लेते हैं। कहानी संग्रह है मुर्दों का गाँव 1964 का कहानी संग्रह है। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 का कहानी संग्रह है। चांद और टूटे हुए लोग 1955 का कहानी संग्रह। बंद गली का आखिरी मकान 1959 का कहानी संग्रह है। और सांस की कलम से 2000 ईस्वी, और ये इनके मरणोपरांत एक तरीके से कहा जाए तो प्रकाशित हुई थी, ठीक है, निधन के बाद, क्योंकि 1997 में इनका देहांत हो गया था और जो रचना है वो 2000 की है, इसीलिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ठंडा लोहा। काव्य संकलन में कुछ नहीं छोड़ना है। 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, ये सब महत्वपूर्ण है। सपना अभी भी और आदतन ये भी, और मेरी वाणी गोरिक वासना, ये थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा क्योंकि नवीन रचनाओं के रूप में उभर के आ रही है, ठीक है। टूटा पहिया महत्वपूर्ण है। एक वाक्य, कविता की मौत, सांझ के बादल और निराला के प्रति, ये इनकी कविताएं आपको याद रखनी है। उपन्यास भी तीनों याद रखने हैं और कहानी संग्रह भी 5 आपको याद रखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी के साथ में बात कर लेते हैं कहानी संग्रह के बाद में इनकी नाटक पे बात कर लेते हैं। नाटक पे बात करें तो अंधा युग, अंधा युग समय की बात करें तो 1954 ईस्वी है। 1954 ईस्वी का है। और इसकी थोड़ी सी विशेषता में बात कर लेते हैं। महाभारत की कथा के माध्यम से इसमें महाभारत की कथा के माध्यम से, महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध की निरर्थकता, युद्ध की निरर्थकता, विवेकहीन, अमानवीय, विवेकहीन, अमानवीय स्थितियों की कहानी कही गई है। स्थितियों की कहानी कही गई है। किसमें? अंधा युग नाटक में, ठीक है।
इसी के बाद में बात कर लेते हैं, और एक है इनकी एकांकी। नाटक के बाद में एकांकी में यदि बात करें तो एकांकी है नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी 1954 ईस्वी की इनकी एकांकी है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह की यदि बात करें तो पहले नंबर पे है आपका ठेले पर हिमालय। महत्वपूर्ण है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय के समय की यदि बात करें तो आपका 1959 है। दूसरे नंबर पे बात करें तो पश्यंती। पश्यंती के समय की यदि बात करें तो 1969 ईस्वी है। इसी के साथ में तीसरे नंबर पे यदि निबंध में बात करें तो कहनी अनकहनी। कहनी अनकहनी ये इनका निबंध संग्रह है। 1969 का है। 1969 का है। और इसी के साथ में अगला है कुछ चेहरे कुछ चिंतन। कुछ चेहरे कुछ चिंतन। समय की बात करें तो 1995 ईस्वी है। शब्दिता। शब्दिता की यदि बात करें तो शब्दिता है इनका 1997 का। का। इसी के बाद में बात कर लेते हैं यात्रा वृतांत की। यात्रा वृतांत की बात करें तो वो है यात्रा चक्र। 1994 ईस्वी का यात्रा चक्र। पत्र संकलन में यदि बात करें, रिपोताज में बात कर लेते हैं पहले। रिपोताज में बात करें तो पहले नंबर पे है युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा समय की बात करें तो 1972 है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो मुक्त क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे। मुक्त क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे और समय की बात करें तो 1973 इसका समय है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं। चलिए बात कर रहे थे धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी के विषय में बात कर रहे थे। तो नाटक में बात कर रहे हैं, अंधा युग नाटक है इनका। 1954 ईस्वी का है, बहुत चर्चित है। इसको ये गीति नाट्य के रूप में भी, काव्य नाट्य के रूप में भी हम इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध की निरर्थकता, विवेकहीन, अमानवीय स्थितियों की कहानी कही गई है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से कथन कारण के प्रश्नों में आपको आसान सुविधा होगी। सुविधा ये होगी कि इसमें महाभारत की कथा के माध्यम से, यानी कि यहाँ पे 1954 में जब ये धर्मवीर भारती जी का ये नाटक प्रकाशित हुआ अंधा युग, इसमें कथा तो ली गई है महाभारत का। जो महाभारत जब चल रही थी तो उसका जो 18वां दिन था उसकी संध्या वेला से सुबह तक की जो मतलब उस 18वें दिन की सांझ से सुबह तक की जो भी कथा थी उसको आधार बनाया गया है। लेकिन वास्तविक जो कथा है वो आप देखेंगे तो महाभारत की कथा नहीं है इसमें। इसमें जो वास्तविक कथा है वो विश्व युद्ध, जो आपके वर्ल्ड वार हो रहे थे, उनकी कथा कही गई है। और उसमें भी ये कहने का धर्मवीर भारती जी ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि आखिरकार युद्ध होता क्यों है, क्यों छोटी सी बातों पे युद्ध हो जाते हैं। और उन युद्धों की जो विश्व युद्ध होते हैं, या महाभारत भी एक युद्ध थी अपने में, इससे बड़ा युद्ध तो कुछ हुआ ही नहीं है, इतना नरसंहार हुआ था, रक्तपात हुआ था। तो इनमें कहा है कि महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध की निरर्थकता, यानी कि उसकी सार्थकता तो युद्ध में कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मानते हैं कि अभी जैसे आप देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि युद्ध होता है, ठीक है, कश्मीर को लेके, ठीक है, लेकिन उस युद्ध की सार्थकता क्या है? कुछ भी नहीं है।
यदि हम सोचें कि हाँ ठीक है कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाता है या हिंदुस्तान के पक्ष में आ जाता है, लेकिन उसकी जो विभीषिका है वो क्या है? दोनों के सैनिक वीरगति को प्राप्त होंगे, और इतने सैनिक वीरगति को प्राप्त होंगे आप देखते ही हैं। हर दिन हर पेपर में मुझे नहीं लगता कि कोई दिन खाली जाता होगा जिस दिन किसी वीर सैनिक के शौर्य का वर्णन ना आता हो कि आज इन्होंने अपने शरीर को देश की सीमा में समर्पित किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो युद्ध की निरर्थकता, वास्तविकता में युद्ध की निरर्थकता वहाँ दिखाई जाती है कि दोनों जो पक्ष होते हैं कितना रक्तपात होता है। जबकि अकबर के विषय में भी ऐसा कहा गया है। विवेकहीन, बुद्धिहीन तो कोई है ही नहीं, बुद्धिवादी तो है ही नहीं, विवेकवादी तो यहाँ पे है ही नहीं, विवेकहीन है सब लोग, क्योंकि युद्ध के लिए लालायित रहते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए लालायित रहते हैं। और महाभारत तो इस चीज़ का भी, इस तथ्य का भी उदाहरण है कि अपनों ने ही अपनों को छल से चाहे जैसे मृत्यु दंड दिया, और अमानवीय स्थितियों की कहानी कही गई है। ठीक है, जाहिर सी बात है जो स्थितियां हैं वो अमानवीय हैं, कोई भी मानवीय स्थिति नहीं है। और माना जाता है कि महाभारत जो हुई थी एक लिखा हुआ था, ऐसा होगा। लेकिन ये जो युद्ध जो आज के टाइम में हम देखते हैं, आपके यूक्रेन का ले लीजिए, तो क्या मुद्दा है? अगर इसको देखें तो इससे सिर्फ जनहानि, मानहानि, ये जनहानि इतनी हो रही है और बहुत ज़्यादा युद्धों के प्रति मतलब व्यक्ति, देश तो दूसरे अपनों में हो जाते हैं, लेकिन जो नरसंहार होता है उसका क्या है? ये कहने का प्रयास धर्मवीर भारती जी ने इस नाटक के माध्यम से किया है। छोटा सा नाटक है, अगर कोई अच्छे से पढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कि 3 घंटों से ऊपर का नाटक है, लेकिन वास्तविकता में बहुत अच्छा नाटक है। आगे कथन जब नाटक के क्षेत्र में हम बात करेंगे तब इसको बताएंगे। बात कर लेते हैं आगे। तो अंधा युग 1954 ईस्वी का धर्मवीर भारती जी का नाटक है। एकांकी की बात करें, नदी प्यासी थी, 1954 में ही इनकी एकांकी भी आई है। निबंध संग्रह में यदि बात कर लेते हैं तो ठेले पर हिमालय 1959 ईस्वी का है, पश्चिंती 1969 का है, और कहनी अनकहनी ये भी 1969 का निबंध संग्रह है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 का है। शब्दिता 1997 का निबंध संग्रह है। तो ये इनके निबंध संग्रह है। आपको प्रयास यही करना होगा कि सबको ही आपको ध्यान रखना होगा निबंध संग्रहों में। और यदि बात कर ले तो पश्यंती महत्वपूर्ण होती है, ठेले पर हिमालय तो आप भूलेंगे ही नहीं, और कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता भी आपको याद रखना है। यात्रा वृत्तांत में बात करें तो यात्रा चक्र नाम से इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है 1994 में। रिपोर्टाज में इनके 2 रिपोर्टाज हैं। युद्ध यात्रा, इसको आपको भूलना नहीं है, 1972 का, और मुक्त क्षेत्र युद्ध क्षेत्र 1973 का। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब भी कोई रचनाकार विशेष महत्वपूर्ण होता है, तो अब यहाँ से युद्ध यात्रा से कई बार प्रश्न बन चुका है टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षाओं में, सुमेलित वाले प्रश्नों में। तो अब हो सकता है कि एक्सपर्ट मुक्त क्षेत्र युद्ध क्षेत्र से प्रश्न उठाने का प्रयास करें, इसीलिए आप तैयार रहिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और तथ्य बचे हुए हैं। चलिए, काव्य तो इनका जो है, लेकिन अंधा युग नाटक ने इतना कुछ कहा है नहीं कहा जा सकता। नाटक, कहानी, उपन्यास जब नेट का बैच होगा उसमें आपको एक एक दार्शनिकता के रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। क्या आर्थिक है, क्या राजनीतिक है, ठीक है, इन सब तथ्यों से, सामाजिकता के तथ्यों को, सब चीज़ों को उघाड़ा जाएगा। बात कर लेते हैं आलोचना में इनकी। आलोचना में अगर बात करें तो पहला है प्रगतिवाद एवं समीक्षा। प्रगतिवाद एक समीक्षा, प्रगतिवाद एक समीक्षा। और समय की यदि बात करें तो 1949। दूसरे नंबर पे बात करें तो मानव मूल्य और साहित्य। मानव मूल्य और साहित्य की यदि बात करें तो ये है 1960 का। मानव मूल्य और साहित्य 1960 का है। काव्य के प्रतिमान, देखिए थोड़ा सा इसको इसलिए ध्यान रखना होगा, काव्य के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान,
तो काव्य के प्रतिमान, और इसका जो समय है 1963 ईस्वी है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे इस नाम से संबंधित रचनाएं आपको आगे देखने को मतलब पहले देखने को मिली हैं। ठीक है, इसी के बाद में बात करते हैं तो पत्र संकलन में बात करें तो इन्होंने किया है अक्षर यज्ञ। अक्षर यज्ञ पत्र संकलन इन्होंने किया है 1999 में। ठीक है, और इन्होंने, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती थे, शोध किया था इन्होंने। तो शोध का विषय, शोध प्रबंध की यदि बात करें, क्योंकि जब शोध हो जाता है तो उसको शोध प्रबंध कहते हैं, तो वो है सिद्ध साहित्य पे इन्होंने काम किया है। अच्छा काम किया है इन्होंने सिद्ध साहित्य पे यदि बात करें तो ये है इनका 1968 में, यानी कि ये 1968 में डॉक्टरेट हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने पुस्तकाकार रूप अपने इसको दे दिया था। ठीक है, साक्षात्कार की बात कर लेते हैं। साक्षात्कार संबंधी जो है धर्मवीर भारती से साक्षात्कार, धर्मवीर भारती से साक्षात्कार। इसी के साथ में बात करें तो 1960 ईस्वी में धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और अन्य में बात कर लें तो अन्य में जो इन्होंने संपादन किया है वो निकष है, निकष, आलोचना, और इसी के साथ में है संग्राम। ठीक है, बात कर लेते हैं एक और है पुरस्कार। पुरस्कार में यदि बात करें तो पद्मश्री 1972, पद्मश्री 1972 में दिया गया। दूसरा पुरस्कार जो इनको मिला है भारत भारती, ये है 1989 में भारत भारती। और तीसरे नंबर पे है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान कमेंट कीजिएगा इनको किस रचना पे मिला है, तो 1994 में इनको मिला है। ठीक है, सारे कैंडिडेट कमेंट करेंगे कि व्यास सम्मान धर्मवीर भारती को किस रचना पर मिला है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आलोचना, धर्मवीर भारती जी की आलोचना पे। आलोचना है प्रगतिवाद एक समीक्षा। प्रगतिवाद एक समीक्षा किसकी आलोचना है? 1949 के धर्मवीर भारती की। मानव मूल्य और साहित्य 1960 की आलोचनात्मक कृति है धर्मवीर भारती की। काव्य के प्रतिमान 1963 का। ये इसलिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान ये दोनों समीक्षात्मक रचनाएं हैं। दोनों को कमेंट कीजिएगा कि किस समीक्षक की रचनाएं हैं। ठीक है, पत्र संकलन में बात करें तो अक्षर यज्ञ इनका पत्र संकलन है 1999 का। शोध प्रबंध जो इन्होंने किया था वो गणपति चंद्रगुप्त जी के समय में किया था सिद्ध साहित्य पर 1968 ईस्वी में। साक्षात्कार की बात करें तो धर्मवीर भारती से साक्षात्कार 1960 ईस्वी में धर्मयुग पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। और अन्य पत्रिकाओं में यदि बात करें तो निकष पत्रिका है, आलोचना पत्रिका है और संग्राम पत्रिका है। अब यहाँ पे आ जाइए आलोचना पत्रिका पे। धर्मयुग किसकी पत्रिका है, किसने संपादन किया था? तो धर्मवीर भारती जी ने किया था, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में यदि बात की जाए कि आलोचना, तो यहाँ पे प्रश्न ऐसे नहीं बनेगा। प्रश्न आलोचना पत्रिका पे यदि आ जाए तो आलोचना पत्रिका से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस संकलनकर्ता ने, संपादनकर्ता ने आलोचना पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो उसमें कोई एक ऐसा विकल्प रहेगा कि जिस कवि या रचनाकार ने आलोचना पत्रिका का संपादन नहीं किया होगा। ठीक है, जैसे कि आलोचना के संपादन से आप देखेंगे तो डॉक्टर नामवर सिंह भी हैं और भी अन्य कई आलोचक हैं वर्तमान में जो
संवाददाता हैं, आप उसको भी ध्यान रखिएगा कि कौन इसका संपादक कर रहे हैं, और धर्मवीर भारती जी ने भी किया है। तो इस तरह के तथ्यों से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट कहाँ से प्रश्न बना सकता है, और ये सब प्रश्न हमारे टेस्ट पेपर में बन चुके हैं, ठीक है। और आगे के जो 38 पेपर अभी बचे हुए हैं उनमें भी इस तरह के ही प्रश्न जाएंगे कि जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। आपको नवीन प्रश्न हमेशा ही टेस्ट पेपरों में मिलेंगे और अधिक से अधिक मिलेंगे, ठीक है। आप फिर इसका इसके बाद में बात कर लेते हैं पुरस्कार की। तो पद्मश्री पुरस्कार पद्मश्री सम्मान इनको 1972 में मिला, भारत भारती 1989 में मिला, और 1994 में इनको व्यास सम्मान मिला है। कमेंट कीजिएगा सारे, धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान किस रचना पर दिया गया है, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा कुछ 1-2 तथ्य बचा है, उसको साझा कर लेते हैं। चलिए, देखिए जितना परीक्षा उपयोगी है वहाँ से आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आप बस एक अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और कुछ यदि बच रहा है तो टेस्ट पेपर में आपको सब मिल जाएगा। बात कर लेते हैं धर्मवीर भारती की समस्त रचनाओं का संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन धर्मवीर भारती ग्रंथावली धर्मवीर भारती ग्रंथावली के नाम से 9 खंडों में हुआ है। नौ खंडों में हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में एक और तथ्य देख लेते हैं। दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं, ये तो आप जानते हैं। इसी के साथ में इनको प्रेम की लालसा, मिथक का कवि, प्रेम की लालसा का कवि, मिथक का कवि, बात कर ले प्रेम का कवि, और प्रेम का कवि कहा जाता है, प्रेम का कवि कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके धर्मवीर भारती जी, यहाँ पे कंप्लीट हुए। धर्मवीर भारती की संपूर्ण रचनाओं का जो प्रकाशन है वो धर्मवीर भारती ग्रंथावली के नाम से कितने खंडों में हुआ है? 9 खंडों में। इनको प्रेम की लालसा का कवि, मिथक का कवि, प्रेम का कवि कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ में धर्मवीर भारती यहाँ पे कंप्लीट हुए। धर्मवीर भारती की जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित की जाएंगी, थोड़ा समय लग रहा है। और इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो कॉल करेंगे 9568802463। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। शुल्क इस समय 750 चल रहा है। 9568802463 पे आपको कॉल करनी है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। 750 रुपये, और इसमें आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। और 50 टेस्ट पेपर 125 का टेस्ट पेपर रहता है प्रश्नों का, और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। और यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर के रूप में देखना है तो भी आप इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा जब आप टेस्ट सीरीज के विषय से संबंधित कोई भी बात करना चाहेंगे तब आप इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि व्हाट्सएप कॉल ना कीजिएगा, आप साधारण कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो 9568802463 पे आप कॉल करके 750 रुपये पे करके 50 टेस्ट पेपरों का ये सीरीज आप ले सकते हैं। एक साथ आपको 50 टेस्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, हम एक विधिवत रूप से आपको टेस्ट पेपर देना चाह रहे हैं। बहुत से बच्चों का ये कमेंट आता है कि मैम आंसर भी उसी में ऐड होना चाहिए, जो भी मतलब आंसर है वो
उसी PDF में ऐड होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर आपकी जो दृष्टि है वो सबसे पहले उत्तर पर जाएगी। हमारा जो उद्देश्य रहता है वो इतना रहता है। आपको थोड़ा सा बता दें कि पहले हम आपको टेस्ट पेपर देते हैं सुबह में पेपर दिया हमने आपको 10 बजे। 10 बजे के बाद में आपको जब भी समय मिले आप पूरा 2 घंटे लगाइए। 2 घंटे लगाने के बाद में 2 घंटे पेपर के बाद में आप लगाइए कि पहले का A विकल्प है, दूसरे का D विकल्प है। इस तरीके से आप अपने किसी नोटबुक में नोट कीजिए। इसके बाद शाम को आपको शाम 5 बजे 4 से 5 के बीच में 4 से 5 के बीच में आपको उत्तर कुंजी दे दी जाती है। आप अपनी जो आंसर शीट है आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आप अपने विकल्पों का चयन कीजिए। क्या A विकल्प ही ठीक था या D विकल्प था? आपका अगर D विकल्प सही था, आपने A लगाया था, आप इसको कट कीजिए। जो आपका अगर दूसरे का D सही था, आप इसको सही कीजिए। मिलान किया, इसके बाद में आप अपने क्वेश्चनों पे आ जाइए। आप आंसर की है आप उसको हटा दीजिए। अब आप आइएगा अपने टेस्ट पेपर पे, जो आपके पेपर की PDF थी। PDF पे आने के बाद में आप देखेंगे कि आपका पहला प्रश्न गलत हुआ था। तो ये प्रश्न कैसा था? क्या आपको आता था? आता हुआ प्रश्न आपने गलत किया है या वो प्रश्न नवीन था? यदि वो प्रश्न नवीन है, आपको लग रहा है कि परीक्षा उपयोगी है, क्योंकि कोई भी प्रश्न अन्यत्र नहीं रखा जा रहा है, जो परीक्षा उपयोगी है वही प्रश्न रखे जा रहे हैं, तब आप क्या कीजिएगा, एक अलग से नोटबुक बना लीजिए। 50 टेस्ट पेपर हैं, कम से कम मानिए 6250 प्रश्न, यानी कि आप मान के चलिए कि कम से कम आप 3 से 4000 प्रश्न आप उसमें लिखने की क्षमता रखें। ठीक है, कम से कम 1000 से तो ऊपर आप लिखेंगे ही। अब ये पहला प्रश्न आपका गलत हुआ है, तब आप इसको क्या करेंगे कि आप इस प्रश्न को उठाएंगे। इसका उत्तर आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। D विकल्प था तो आप वहीं पे देख लीजिएगा कि इसका D विकल्प था, तो आप प्रश्न लिखेंगे, उसके आगे आप इसका उत्तर लिख लेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा पेपर को एनालिसिस करेंगे। आपको लगा है कि नहीं दूसरे इसका ये नहीं A ही हो सकता है, तब आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके आपको जो उत्तर लग रहा है आप वो उत्तर हमें भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर हम आपको बताएंगे कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ये इस तरह से प्रश्न यही सही है। ठीक है, कभी कभी कोई मिस्टेक हो भी जाती है, हालांकि नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि विकल्प में हो सकता है कि हमसे D की जगह A विकल्प हो गया हो, तो हम इस चीज़ को भी स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आपका टेस्ट पेपर है, हालांकि होता नहीं है, बहुत सावधानी के साथ में रखा जाता है। इसी के बाद में इस तरह से जब आप करेंगे तो कम से कम एक पेपर में आपको 50 से अधिक प्रश्न मिलेंगे जो नवीन होंगे। आप उनको सबको एक पेपर में नोट करते जाइए। अब आपने पहला टेस्ट पेपर का तो नोट कर लिया है, जो भी आपको 20, 30, 50, 60 प्रश्न मिले हैं या 100 मिले हैं, मैं नहीं जानती। उसके बाद में आपका जब दूसरा टेस्ट पेपर आपके पास पहुंचा, आपने फिर से वही तैयारी की। दूसरा टेस्ट पेपर वही तैयारी करने के बाद में आपने फिर देखा कितने पेपर नवीन है, कितने क्वेश्चन नवीन हैं, आपने उनको नोट किया। फिर आपने शुरू से उठाया और यहाँ तक सबका रिवीजन दे डाला, यानी कि आपका इस वाले भी पोर्शन का रिवीजन हो गया 3 दिन बाद में। फिर जब आपको तीसरा टेस्ट पेपर दिया जाएगा, आप फिर इसका रिवीजन करेंगे शुरू से आखिर तक, क्योंकि 1 लाइनर जब आप लिख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चलेगी। और आप देखिएगा, क्योंकि हम एक मतलब एक तैयारी के पैटर्न के अनुसार आपको चीज़ें दे रहे हैं, और जो भी कैंडिडेट जुड़ गए हैं, अगर इस तरीके से आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हैं वो बीच बीच में टेस्ट पेपर को कई बार उठाते हैं। मेरे पास ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 12वां टेस्ट पेपर हो गया, उसके बाद भी कभी कभी होता है कि 8वें टेस्ट पेपर का, कभी दूसरे टेस्ट पेपर का जो उन्होंने 4-4 बार सॉल्व कर लिया है, उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं मैम ऐसे कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। तब हम उनको समझाते हैं। तो हम तो आपकी सेवा में हमेशा सदैव तत्पर हैं। तो जो भी कैंडिडेट, देखिए जो सीटें हैं बहुत कम हैं, चयन है, एक बार अगर चूक जाते हैं 1 या 2 प्रश्न से तो बहुत दुख होता है। मैं नहीं चाहती कि 125 प्रश्न से कोई भी बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है, जो क्लासेस देख रहा है, तो वो थोड़ा सा और संघर्ष करके 750 रुपये पे करके टेस्ट पेपर ले सकता है। और ये टेस्ट पेपर यदि वो ले लेता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसको युद्ध में कोई हरा सकता है। तो ठीक है, जो भी कैंडिडेट है 9568802463 पे कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और समय से कर लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये जो भी था, इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिए और तब आप देखिए, और इस पैटर्न को फॉलो आप क्लासों में भी कीजिए, बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रचनाकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।